बच्चों, हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपसे बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दो एस्पेक्ट हमारा है। फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो हमारे पास है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जो हमने डिस्कस कर लिया आपसे। अब नेक्स्ट जो हमारा एस्पेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास एक तो फैराडे फर्स्ट लॉ है, एक हमारे पास में फैराडे सेकंड लॉ है। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट राइट डाउन फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें भी हमने लिया फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मैं आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ समझाता हूँ। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम एक कैलकुलेशन करते हैं। मैंने क्या काम किया, मैंने एक तो लिया मोल्टन NaCl, एक तो मैं लेता हूँ इधर रफ वर्क कर लेते हैं। एक तो मैंने आपसे क्या बोला, एक तो मैंने आपसे बोला एक तो हम लेते हैं मोल्टन NaCl, एक मैं ले लेता हूँ मोल्टन MgCl2 और एक हमने ले लिया है मोल्टन AlCl3। ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मोल्टन है तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर वाटर तो होगा नहीं। Na+Cl- Mg+2Cl- Al+3 और Cl-। और हम ये देख रहे हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी भैया, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो पता लगा मोल्टन NaCl है तो कैथोड पे कौन जाएगा, Na+ चला जाएगा। और MgCl2 मोल्टन MgCl2 है तो कैथोड पे कौन गया, Mg+2 गया। और अगर मोल्टन AlCl3 है तो कैथोड पे हमारा जाएगा Al+3। तो वही मैंने लिया। देखो इधर रिएक्शन में इधर लिख रहा हूँ। आपने मोल्टन NaCl लिया ना, आप कैथोड की रिएक्शन लिख रहे हो तो कैथोड पे होगा क्या, Na+ इलेक्ट्रॉन से सोडियम, ये वाली रिएक्शन होगी। Mg+2 की बात करें, मोल्टन MgCl2 है, Mg+2 इलेक्ट्रॉन से Mg बनेगा, कैथोड की रिएक्शन होगी। कब, जब आपने मोल्टन MgCl2 लिया। अगर आप मोल्टन AlCl3 ले रहे हैं तो रिएक्शन क्या लिखोगे, Al+3 इलेक्ट्रॉन से हमने एल्यूमिनियम बना दिया है, ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। इसकी बात करें, इसकी ये सब रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। इसको देख के नहीं लग रहा कि 1 मोल Na+ को सोडियम के अंदर रिड्यूस करने के लिए हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे चार्ज की जरूरत है। समझ ना, रिएक्शन को देख के क्या पता लग रहा है, 1 मोल ऑफ Na+ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये भी बोल सकते हैं रिड्यूस्ड बाय 1 फैराडे चार्ज। नेक्स्ट देखिए, हम ये भी बोल सकते हैं 1 मोल Mg+2 को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, या सब बोल सकते हैं 2 फैराडे चार्ज की जरूरत होगी। आपको पता है ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ले लिया एल्यूमिनियम+3 का 1 मोल को अगर रिड्यूस करना है, इसको डिपॉजिट करवाना है तो हमको चार्ज लगेगा 3 फैराडे। तो आप देख सकते हैं इन तीनों एग्जाम्पल को देख के पता लग रहा हमने ये जो आयन है Na+ आयन, इसका भी 1 मोल लिया, Mg+2 का भी 1 मोल लिया, एल्यूमिनियम+3 का भी 1 मोल लिया, सबका 1 मोल लिया। इसके 1 मोल को रिड्यूस करवाना था, इसका 1 मोल रिड्यूस होगा तो मेटल का भी 1 ही मोल मिलेगा। पर चार्ज कितना लग रहा है देखो उधर, 1 मोल Na+ के लिए चार्ज लगा 1 फैराडे, 1 मोल Mg+2 के लिए चार्ज लगा 2 फैराडे, 1 मोल एल्यूमिनियम+3 के लिए चार्ज लगा 3 फैराडे। या हमें से बोल सकते हैं 1 मोल कोई सा भी मेटल आयन हो, उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, 1 मोल मेटल आयन है, उस आयन के ऊपर जितना चार्ज है, 1 मोल मेटल आयन है, उस आयन के ऊपर जो भी चार्ज है ना उतना ही फैराडे चार्ज लगेगा। जैसे 1 मोल Na+ है, अब Na+ का चार्ज कितना है 1, तो 1 फैराडे चार्ज लगा। आपने बोला 1 मोल Mg+2 को रिड्यूस करना है तो Mg+2 पे चार्ज कितना है 2, तो इसका 2 फैराडे चार्ज लगेगा। 1 मोल एल्यूमिनियम+3 है तो चार्ज कितना है 3 है ना, तो आपको चार्ज कितना लगा 3 फैराडे लगेगा। हम इसी बात को इन जनरल समझते हैं। इन जनरल हमने क्या ले लिया, एक मेटल है M+N, ये लीजिए हमने जनरल क्या लिया M+N इलेक्ट्रॉन ही M बनेगा। अगर आपसे बोला जाए 1 मोल इस M+N को रिड्यूस करना है, 1 मोल M+N को रिड्यूस करना है तो चार्ज कितना लगेगा, ऑब्वियस सी बात है चार्ज लगेगा हमारा N फैराडे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि कोई सा भी मेटल आयन हो उसके ऊपर चार्ज कोई सा भी हो, कोई सा भी मेटल आयन हो उस पर जो भी चार्ज है उसके 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए उतने फैराडे चार्ज की जरूरत होगी, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो लिखा है ना इसको देख के ऐसे बोल सकते हैं ना, ये जो लिखा है ना इसी को हमने स्टेटमेंट ऐसे लिखा, N फैराडे चार्ज डिस्चार्जेस 1 मोल ऑफ M+N। देख लीजिए ये लिखा 1 मोल M+N है, इसको कौन डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है या डिपॉजिट कर रहा है, तो बोल सकते हैं 1 मोल M+N को डिपॉजिट कर रहा है N फैराडे। ऐसे बोल सकते हैं N फैराडे चार्ज डिस्चार्जेस और डिपॉजिटेड 1 मोल ऑफ M+N। ये लिखा देखो हमने N फैराडे चार्ज डिस्चार्जेस 1 मोल ऑफ M+N, therefore 1 फैराडे चार्ज डिस्चार्जेस N फैराडे। अगर 1 मोल M+N को डिस्चार्ज करता है तो 1 फैराडे किसको डिस्चार्ज करेगा,
n फेराडे करेगा 1 मोल को, तो 1 फेराडे करेगा 1/n मोल ऑफ m प्लस n। इसका मतलब अगर आप 1 फेराडे चार्ज पास करो, अगर आप 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे ना, तो कोई सा भी मेटल आयन हो उसका 1/n मोल आपके पास डिपॉजिट होगा। देखो 1/n तो क्या मिला, मोल मिला, मेरे को उसके ग्राम इक्विवेलेंट बनाने, इसके ग्राम इक्विवेलेंट बनाने, ठीक है। आप शायद समझते होंगे ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर की इक्वल है। हमें क्या मिल रहा है 1/n मोल मिल रहा है, 1/n तो क्या मिला, मोल मिला। वैलेंस फैक्टर m प्लस n है ना, इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा, आयन का वैलेंस फैक्टर क्या होता है भैया, आयन का चार्ज होगा, m प्लस n का मतलब इसका वैलेंस फैक्टर n हुआ। मोल कितना है 1/n, तो मोल की जगह क्या लिखा 1/n, वैलेंस फैक्टर की जगह लिखा मैंने n, तो ये बन गया ना 1/n इंटू n, ये बन गया इसके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ m प्लस n। n से n कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 1, तो बोल सकते हैं ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ आपने चार्ज कितना पास किया 1 फेराडे। अगर आप 1 फेराडे चार्ज पास करते हो ना, अगर आप 1 फेराडे चार्ज पास करोगे तो आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही मेटल आयन डिपॉजिट होगा। तो कुल मिला के बात ये, मेटल आयन में अब उस पर कितना भी चार्ज हो, समझ ना, एक मेटल आयन है उस पर चार्ज चाहे +1 हो या +2 हो या +3 हो एंड सो ऑन, कितना भी चार्ज हो, अगर उस कितना भी उस पे चार्ज हो, अगर आपने उसमें से 1 फेराडे चार्ज पास करवा दिया, तो 1 फेराडे चार्ज पास करवा दिया तो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं ना, वो इन टर्म्स ऑफ मोल नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो कुल मिला के रिजल्ट ये बन क्या रहा है, आप अगर 1 फेराडे चार्ज पास करोगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ये मतलब हुआ। या इसको वैसे लिख सकते हैं 1 फेराडे चार्ज डिस्चार्जेज और डिपॉजिट, डिस्चार्ज करेगा या डिपॉजिट करेगा। अच्छा 1 फेराडे चार्ज बोले, या आप इसको बोल सकते हैं 96,500 कूलम, या इसको बोल सकते हैं हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास कर दिया, या ऐसे बोल सकते हैं हमने उसमें से 96,500 कूलम पास करवा दिया, या हम ऐसे बोल सकते हैं उसमें से 1 फेराडे चार्ज पास करवा दिया, तो आपको एनोड पे भी सब्सटेंस मिलेगा, कैथोड पे भी मिलेगा। तो उसका ये बोलना है कि जो सब्सटेंसेस मिलेंगे ना, वो सब्सटेंसेस हमको मिलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब 1 फेराडे पास करोगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग देखें, अगर आपने 2 फेराडे चार्ज पास किया तो फिर आपको 2 ग्राम सब्सटेंस मिलेगा। इसका मतलब आप किसी सॉल्यूशन में से जितने फेराडे चार्ज पास करोगे, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से आपने जितने फेराडे चार्ज पास किया, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको एनोड पे मिलेगा और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैथोड पे मिलने वाला है। ये हमारा है। इसका मतलब जो सब्सटेंस मिलता है वो एक तरह से चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले तो आप की पॉइंट याद कर लीजिए, जितने फेराडे चार्ज आप पास करेंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको सब्सटेंस मिलेंगे। अच्छा आपने चार्ज पास करवाया, तो जैसे मान लो आपने 2 फेराडे चार्ज पास करवाया, तो एनोड पे भी 2 फेराडे पास होगा, तो कैथोड पे भी 2 फेराडे होगा। और आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो ना, तो प्रोडक्ट तो एनोड पे भी बनेंगे और कैथोड पे भी बनेंगे। इसका मतलब अगर आपने 2 फेराडे चार्ज पास करवाया तो एनोड पे जो सब्सटेंस मिलेगा वो 2 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, कैथोड पे जो सब्सटेंस मिलेगा वो भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। अगर मान लो सपोज आपने 5 फेराडे चार्ज पास करवाया, तो एनोड पे भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस मिलेगा और कैथोड पे भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस मिलेगा। यानी कुल मिला के बात ये, जितने फेराडे चार्ज पास करोगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको एनोड पे मिलेंगे और उतने ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड पे मिलेंगे। या अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जितने ग्राम इक्विवेलेंट हमको एनोड पे मिलता है उतना ग्राम इक्विवेलेंट हमको कैथोड पे मिलेगा, क्योंकि दोनों जगह चार्ज पास करेंगे। चार्ज जो पास होगा, चार्ज तो सेम ही पास होगा। जब चार्ज अगर सेम होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट भी दोनों के सेम होंगे, ठीक है। या हमें से बोल सकते हैं ना कि जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इससे को बोल दिया जाता है फेराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो फेराडे फर्स्ट लॉ पे चलते हैं। ये मैं आपको बेसिकली फेराडे फर्स्ट लॉ ही समझा रहा हूँ इतनी देर से, ठीक है। अब इसको स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। तो हमने लिखा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब करवाएंगे तो एनोड और कैथोड में जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो उसमें से जो चार्ज पास हो रहा है उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनल है, इसको रिप्लेस किया तो उसकी जगह हमने एक कांस्टेंट लिखा W इक्वल टू ZQ, ठीक है। Q चार्ज है, चार्ज की जगह लिख सकते हैं I इंटू T, तो फॉर्मूला बनेगा W इक्वल टू ZIT। यहाँ पर W क्या है, W इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। W जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका अमाउंट है, ये ग्राम में लिया जाता है। Z यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और I करंट है, एम्पियर में लेना है, और T इसमें टाइम है, और टाइम हमको सेकंड के अंदर लेना होता है। क्लियर पॉइंट, ठीक है।
अब हम आपको ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जेड जो लिखा ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड, अभी जेड की डेफिनेशन देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड क्या होता है। हमने फॉर्मूला लिखा W=ZIT, ठीक है। चलिए जी, इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, आई करंट हम ले लेते हैं 1 एम्पियर और टाइम ले लिया हमने 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ आप 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए पास कर रहे हो। अगर आप 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए पास करोगे, इसका मतलब एक तरह से चार्ज बन गया आपका 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले में I=1 एम्पियर रखें, T=1 सेकंड रखें, Z क्या बनेगा W। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बेसिकली होता क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक अमाउंट होता है। कौन सा अमाउंट होता है, जब आप 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के लिए पास करोगे, तो सिंपल सा मतलब है आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते समय आपने 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास करवाया, तो इससे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रोड पे जो अमाउंट मिलेगा, वो जो अमाउंट है उसी अमाउंट को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड। या इसकी डेफिनेशन क्या होगी, thus amount of substance deposited by 1 coulomb charge is known as electrochemical equivalent। इसका मतलब ये है आपने 1 कूलम चार्ज पास करवाया, उस 1 कूलम चार्ज को पास करने वाले से जो आपको सब्सटेंस मिला, उसका जो अमाउंट है उसी अमाउंट को बोल दिया जाता है Z=W आ जाएगा। चलिए जी, अभी भी क्या बताया था, अभी भी आपसे बोला था ना कि जो 1 फेराडे चार्ज होता है, 1 फेराडे चार्ज 1 ग्राम इक्विवेलेंट देता है। 1 फेराडे का मतलब 96,500 कूलम, तो हम इससे बोल सकते हैं ना 96,500 कूलम चार्ज डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस। अच्छा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम कितना हुआ, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम तो ई ग्राम हुआ। 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, इसको समझना, ये जो होता है ना ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है ना यार W/E, ये होता है ना। अब आप क्या बोले, ग्राम इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट आपको 1 मिलेगा, तो इसकी जगह 1 रखो, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया W/E, यहाँ से W इक्वल टू आ जाएगा ना E ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट होता है। आपसे बोला जाए ना इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब अमाउंट कितना मिलेगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट मिलेगा। 2 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट का डबल अमाउंट मिलेगा। 3 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट का 3 टाइम्स अमाउंट मिलेगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट होता है। चले जी, तो हम नहीं तो बोला ना 96,500 कूलम जो चार्ज है वो हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस देगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल दीजिए, ऐसे बोल सकते E ग्राम सब्सटेंस देता है। तो फिर हमने बोला 1 कूलम चार्ज कितना देगा, तो 1 कूलम चार्ज हमको देगा E/96,500। और आपको पता है 1 कूलम जो अमाउंट देता है उसको तो जेड बोलते हैं, यानी एक तरह से हमने जेड का वैल्यू निकाल लिया। Z= हमारे पास आ गया E/96,500 इसका, ठीक है। तो जेड का वैल्यू हमारे पास आ रहा है, Z= हमारे पास आ गया E/96,500। फॉर्मूला क्या था, W=ZIT, तो Z की जगह रख दीजिए आप E/96,500, तो फॉर्मूला बनेगा W=E/96,500 I/T, या आप लिख सकते हैं I/T की जगह Q लिख सकते हैं। इसी को बोल दिया जाता है ये आपका फेराडे फर्स्ट लॉ आ गया। और ये फेराडे के फर्स्ट लॉ का हमने एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला बना दिया, या सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। आप तो बेसिक कंसेप्ट याद कर लो, जितने फेराडे चार्ज पास करते हो उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको सब्सटेंस मिलेगा, नंबर 1। और दूसरी बात ये भी याद रख लो, जितने ग्राम इक्विवेलेंट आपको एनोड पे मिलता है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैथोड पे मिलेगा। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर मान लो सॉल्यूशन में भी कोई ऐसा भी होता है ना, जैसे अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो एनोड पे भी मिलेगा, कैथोड पे भी मिलेगा। कई बार सॉल्यूशन में भी कोई प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे आपको पता है एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एक हमें क्लोरीन मिलता है, एक हमें ऑक्सीजन गैस मिलता, एक इलेक्ट्रोड पे एनोड पे प्रोडक्ट मिला, कैथोड पे मिला। और आपको ये भी याद है सॉल्यूशन में NaOH बनता है जिसकी वजह से pH इंक्रीज होता है, तो एक तरह से NaOH भी तो प्रोडक्ट ही बन गया ना, यानी एक तरह से देखा जाए तो एक NaOH भी हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसे होता है कि आप जितने फेराडे चार्ज पास करोगे ना, जितने फेराडे आप चार्ज पास करोगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपको एनोड पे मिलेंगे, उतने ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैथोड पे मिलेंगे। और अगर सॉल्यूशन में कोई कंपाउंड बन रहा है तो वो भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। ऐसे बोल सकते हैं जितने फेराडे चार्ज पास करोगे जो मिलेगा, जहां मिलेगा, जैसा मिलेगा, पर ग्राम इक्विवेलेंट तो सबके सेम ही मिलेंगे। क्लियर पॉइंट, ये हमने बात की आपसे फेराडे फर्स्ट लॉ के बारे में। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, फेराडे का सेकंड लॉ बोलता है कि आप एक काम करें, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपने क्या काम किया आप इसको समझ लीजिए। जैसे आपने क्या किया, एक तो HNO3 का सॉल्यूशन ले लिया, ये HNO3 का सॉल्यूशन ले लिया,
एक आपने चलो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट है, आप और भी ले सकते हैं। इसका क्या बोलना है कि आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन काम में लो, ये हमने ले लिया और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो, ऐसे बोल सकता है। ऐसे बोलता है इनके अंदर क्या करो, सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम के लिए पास करो। अगर इनमें से सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम के लिए पास करवानी है, इसका मतलब इसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ये सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, ये लीजिए इन दोनों को जैसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब इन दोनों में सेम करंट सेम टाइम के लिए पास होगी, ऐसे बोल सकते हैं। दोनों के अंदर सेम फैराडे पास कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब जैसे यहाँ AgNO3 है ना, तो यहाँ तो सिल्वर डिपॉजिट होगा, इसकी कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा, इसकी कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। तो इसका क्या बोलना है कि यहाँ पर सिल्वर मिलेगा, यहाँ कॉपर मिलेगा। तो जो सिल्वर मिलेगा और कॉपर मिलेगा ना, वो इनके ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर भाई दोनों में से चार्ज तो सेम ही पास होगा ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसके अंदर जितने ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर के मिलेंगे, इसमें भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हमको कॉपर के मिल जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ आपको जो मिला उसका ग्राम इक्विवेलेंट और इसमें जो मिलेगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों को ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम ही होंगे, है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि 400 सेम ही पास हो रहा है। देखो हमने स्टेटमेंट लिखा, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, देन a weight of substance deposited at electrode are in ratio of their equivalent weight। ये बोल रहा है कि आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट करके सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम तक पास करवा दी, तो जो सब्सटेंस मिलेगा उनका मास का रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होता है। हम इसे लिख सकते हैं W1/W2 इक्वल टू E1/E2, या इसको ऐसे लिखते हैं W1/E1 इक्वल टू W2/E2। W1/E1 W1/E1 का मतलब समझे क्या हुआ, W1/E1 का मतलब यहाँ जो सिल्वर मिला उस सिल्वर का ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, और W2/E2 का मतलब यहाँ जो कॉपर मिला उस कॉपर का ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। तो हम आपसे ये तो बोल रहे हैं ना कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल मिलेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने सिल्वर के ग्राम इक्विवेलेंट और कॉपर के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर दिया। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना हमारे पास, जब कभी भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमने इस सॉल्यूशन में से इतना चार्ज पास करवाया तो इतना ग्राम हमको ये मिला, यही चार्ज अगर उधर से पास करवा दिया जाए तो वो कितने ग्राम मिलेगा, इसका मतलब सेम चार्ज पास हो रहे हैं ना। तो क्या करें आप, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आप इक्वल कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। मतलब एक तरह से आपको ग्राम इक्विवेलेंट ही इक्वल करना होता है, ठीक है जी। ये हमने आपको फेराडे फर्स्ट लॉ बता दिया, फेराडे सेकंड लॉ बता दिया। अब हम आपको इसके क्वेश्चन भी सिखा देते हैं कि फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकंड लॉ के क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए जी, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए आप इसको। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, how much copper will be deposited on the cathode when a current of 2 ampere is passed in aqueous copper sulfate for 3 hours। आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास में aqueous copper sulfate का सॉल्यूशन है, aqueous copper sulfate का सॉल्यूशन है, और आप उस aqueous copper sulfate के सॉल्यूशन के अंदर 2 एम्पियर की करंट 3 हर्ट्ज के लिए पास कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अपन एक काम करते हैं, फेराडे फर्स्ट लॉ अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, W = ZIT, Z को लिखा जाता है E/96,500 I × T। इक्विवेलेंट वेट है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में कॉपर का वैलेंसी कितना है, 2 है। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, उसका एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 63.5 अपॉन वैलेंसी 2। ये तो आ गया कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 96,500। ये लीजिए I × T, करंट हम पास कर रहे हैं 2 एम्पियर का, और इसको पास किया जा रहा है 3 आवर्स के लिए 3। ये तो है ना, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में चेंज हो गया, एक और 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करके और इसका आंसर ला सकते हैं, देख लेते हैं। ये हमको देता है 7.10, ठीक है। इसका अमाउंट आ रहा है हमारे पास में 7.10, ठीक। तो ये आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक। कैलकुलेशन करके देख लेना तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज पास्ड थ्रू एक्वस NaCl फॉर 1 hour, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ Cl2 प्रोड्यूस एट एनोड एट STP।
ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। हमसे करंट कितनी बोली जा रही है, करंट हमारे पास 3 एम्पियर के 1 आवर के लिए पास किया जा रहा है और क्लोरीन के अमाउंट पूछा जा रहा है। तो हमने सबसे पहले वो फेराडे फर्स्ट में अप्लाई कर दिया, W इक्वल टू होगा E अपॉन 96,500 I इंटू T। हम सबसे पहले इस क्लोरीन का अमाउंट निकाल लेते हैं कि अमाउंट कितना मिलेगा। E क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 होगा अपॉन 96,500, यहाँ तक हम पहुंच गए। I करंट हमारे पास है 3 एम्पियर इंटू T हमारे पास 1 आवर, इसको 60 इंटू 60 कर दिया तो ये हमारे पास में ग्राम में कन्वर्ट हो गया। देखो ये तुमने क्लोरीन का मास निकाल लिया, अब इसे मोल बना देता हूं मैं, क्लोरीन के मोल। ठीक है, मोल कैसे बनाते हैं, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इसको सोल्व करें, 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसको लिख देते ना 3600 डिवाइडेड बाय 96,500 तो मास है ना, इसको हमने 71 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास में ये मोल आ जाएंगे, ये क्लोरीन के मोल आ गए। ठीक है, ये क्लोरीन का मोल आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 35.5 इससे हमने ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 0000 ये आ जाएगा 18 टाइम्स। ठीक है जी, ठीक, तो ये जो मोल आ रहा है ना, मोल हमारे पास बन गया, इसका मोल आया है मोल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 965, ये तो इसके ये मोल बन के। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपसे मोल नहीं बोला, आपसे बोला जा रहा है कि क्लोरीन जो मिला ना उसका वॉल्यूम कितना हुआ, STP पर वॉल्यूम निकालना है, STP पर वॉल्यूम भी निकालना है। STP पर शायद आप जानते होंगे कोई सा भी गैस हो STP पर उसका 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो क्या काम करें, ये 22.4 इसको मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 अपॉन 965। ठीक है, ये लीजिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका लीटर में आंसर आ जाता है, ये आ गया इसका आंसर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप, नेक्स्ट हमने ले लिया है 0.1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन 2 लीटर ऑफ 0.1N AgNO3 solution. Calculate the time for half of the silver to be deposited at cathode. ठीक है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आपसे बोला गया 0.1N AgNO3 का सॉल्यूशन है, AgNO3 का वैलेंस फैक्टर 1 है तो 0.1N का मतलब 0.1M मोलरिटी भी 0.1 ही होगा और इसका वॉल्यूम ले रखा है 2 लीटर। ठीक है, करंट इतनी पास करवा रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है कि हाफ आधा सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए हमको टाइम कितना लगेगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सिल्वर कितना डिसॉल्व्ड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ Ag डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, कितने मोल डिसॉल्व्ड है। ठीक है, आपको पता है M इंटू V जो करते हैं ना इससे मोल आ जाते हैं, M इंटू V। M कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है और ये दे रखा है 2 लीटर। इससे मेरे को पता लग गया कि हमारे पास में एक तरह से 0.2 मोल सिल्वर है। इतना सिल्वर कितना डिसॉल्व्ड है, 0.2 मोल डिसॉल्व्ड है। अगर मास निकालना तो मास कितना आ जाएगा 0.2, तो मोल है ना 108 से मल्टीप्लाई करें तो इतना मास आ गया। आपसे क्या बोला, इसका ये इतना जो सिल्वर है ना 0.2 मोल सिल्वर तो आपको अंदर उसके अंदर डिसॉल्व्ड है, पर आपसे क्या बोला इसका 50% डिपॉजिट करवाना है। अब हमने फेराडे लॉ अप्लाई किया, फेराडे लॉ W इक्वल टू होता है E अपॉन 96,500 I इंटू T होता है। W कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, डिसॉल्व कितना है 0.2 मोल है, 0.2 का 108 इतने है ना। पर आपसे क्या बोला सारा का सारा नहीं करना, इसका आधा डिपॉजिट करना है, इसका मतलब इतना ग्राम अमाउंट डिपॉजिट करवाना है। E इक्विवेलेंट वेट, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट 108 होगा, 96,500 हो गया। I करंट कितने पास कर रही है 0.1 एम्पियर और आपसे टाइम पूछा जा रहा है, ये लीजिए टाइम निकालना है। इसकी कैलकुलेशन करें 108 ठीक है, इस पॉइंट को हटा दिया, 0.10 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इससे हमने ये गया। ठीक है, इस पॉइंट को हटा दिया तो 10 आ गया। इसको सोल्व करने से जो टाइम आ रहा है हमारे पास में टाइम t इक्वल टू आ रहा है 10.9650 सेकेंड। ये लीजिए इतना आंसर इसका।
900 6050 सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू dilute H2SO4 solution, the amount of substances deposited in cathode and anode are in ratio। ठीक है, क्वेश्चन समझना। आपसे क्या बोला गया, डाइल्यूट H2SO4 लिया गया और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है जो एक तो किस पे मिलेगा, एक तो कैथोड और दूसरा एनोड पे जो सब्सटेंस मिले उनका मास का रेशियो निकालना है। पता है, जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला कि डाइल्यूट H2SO4 इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा है, इसने ये नहीं बोला प्रोडक्ट क्या मिलेगा। इसका मतलब पहले तो आपको प्रोडक्ट का पता लगाना पड़ेगा और फिर आपको जब प्रोडक्ट का पता लग गया तो फिर मास के बारे में बात करेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों को ही इंक्लूड कर लिया है। इसका मतलब इसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट हमारे आ गए, क्वालिटेटिव भी आ गया और साथ में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब पहले तो ये पता लगाओ आपको मिलेगा क्या। याद करो, आपने क्या लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया। मैंने आपसे बोला था जब कभी भी आप डाइल्यूट लेते हो तो डाइल्यूट लेने का मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का ही होता है। इसका मतलब वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, मतलब वाटर ही कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा। याद है, वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस मिलती है और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी। इसका मतलब प्रोडक्ट तो मैंने पता लगा लिया। इसका मतलब एनोड पे हमको मिलेगा ऑक्सीजन, कैथोड पे मिलेगा हमको हाइड्रोजन। और हमने आपसे बोला था कि आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड पे मिलेंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट आपको एनोड पे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोजन के ग्राम इक्विवेलेंट और ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने होते हैं। हाइड्रोजन का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, हाइड्रोजन का अमाउंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है। ऑक्सीजन का ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 1। और आपको मास का रेशियो लाना है ना, तो W1 अपॉन W2 निकालेंगे तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू 1/8 आंसर आ जाएगा। 1/8 ये लीजिए, फर्स्ट आंसर 1/8 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर बेसिकली हमारे दोनों एस्पेक्ट आ गए, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उनके मास का रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब हमने एक तरह से इसके अंदर दोनों ही कॉन्सेप्ट ले लिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया मैंने। नेक्स्ट, the masses ratio of Mg and aluminum deposited during the passage of same current through their molten salt। ठीक है, समझो क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है कि आपने एक तो मैग्नीशियम का मोल्टन सोल्ट लिया, एक तो आपने मैग्नीशियम का मोल्टन सोल्ट लिया और एक आपने एल्यूमिनियम का मोल्टन सोल्ट लिया। दोनों के सोल्ट लिया और वो भी मोल्टन ले लिए और आपसे पूछा जा रहा है दोनों में सेम चार्ज पास करवाएंगे तो क्या होगा, या सेम चार्ज पास कराओगे तो क्या होगा। जितने ग्राम इक्विवेलेंट आपको मैग्नीशियम के मिलेंगे ये तो लिखेंगे ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम का ग्राम इक्विवेलेंट एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम ही मिलेंगे ना, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम करें। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका अमाउंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24 और इसमें वैलेंसी होगी 2, 24 अपॉन 2 12, इक्विवेलेंट वेट 12 होगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम का अमाउंट होगा W2, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक मास होता है 27, वैलेंसी होती है 3, 27 अपॉन 3 ये 9 बनेगा। यहाँ से अगर हमको मास का रेशियो लाना है W1 अपॉन W2 तो ये बन जाता है 12/9। आपसे ये तो पूछा जा रहा है ना, इनके मासेस का रेशियो आंसर देंगे 12/9 इसका आंसर दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, same quantity of charge is passed in CaSO4 and AgNO3 solution, then 0.216 gram of silver
will be deposited. ठीक है, कैलकुलेट amount of copper deposited at electrode. ठीक है, और जो सिल्वर है, सिल्वर का एटॉमिक मास आपको गिवन है 108 और कॉपर के लिए एटॉमिक मास गिवन है 63.5 ये दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पास में आपने क्या काम किया, एक तो आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और आपके पास AgNO3 का सॉल्यूशन है, दोनों में से सेम चार्ज पास करवा दिया। तो बोल रहा कि हमको इतने ग्राम सिल्वर मिला तो कॉपर कितना मिलेगा। मैंने आपसे बोला था ये एक तरह से वही आ गया ना कि फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक से ज्यादा आपके पास हम इलेक्ट्रोलाइट है, सेम चार्ज पास करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम ही मिलेगा ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। क्या काम करें, कॉपर और सिल्वर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दे यार। सिल्वर का ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, सिल्वर का वेट वो हमको दे रखा है 0.216 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वो तो सिल्वर का 108 होगा। कॉपर का अमाउंट हमने मान लिया W2 है अपॉन इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 63.5 अपॉन 2A लिखा जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखें। पॉइंट को हटा दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000, इससे ये हमारा ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 से इसको कैंसिल करें तो 2 से ये हमारा 500 कैंसिल हो गया। आपको इस W2 लाना है ना, आपको तो W2 लेकर आना है, तो W2 बन जाता है 63.5 अपॉन 2 इंटू 500, ये बन गया आपका 63.5 अपॉन 1000। ठीक है, 1000 से डिवाइड करें तो बन जाएगा 0.0635 ग्राम, इतने ग्राम आपको ये कॉपर। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। 3.7 एम्पियर ऑफ 3.7 ampere of electric current is passed in 0.5 liter of 2m copper sulfate solution for 6 hours. Calculate molarity of solution after electrolysis। ठीक है, समझता है क्वेश्चन। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है 3.7 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन 0.5 लीटर 2m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 6 आवर्स, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब आपको 2m कॉपर सल्फेट का 0.5 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है। ये तो है, आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है और सॉल्यूशन क्या दे रखा है, सॉल्यूशन आपको दे रखा है 2m कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका कितना ले लिया आपने, 0.5 लीटर ले लिया। आपके पास 2m कॉपर सल्फेट का 0.5 लीटर सॉल्यूशन है, तो आप पहले से ये पता लगा लीजिए इसमें कॉपर के मोल कितने डिसॉल्व्ड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इनिशियल मोल ऑफ कॉपर इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर इसके कितने मोल प्रेजेंट है, तो मोल कैसे निकालेंगे, m इंटू वी। m कितना दे रखा है 2 इंटू 0.5, इसका मतलब एक तरह से हमारे पास में इसके अंदर कॉपर का 1 मोल डिसॉल्व्ड है, 1 मोल कॉपर है। कॉपर कितना है आपके पास, इसके अंदर 1 मोल कॉपर है ना। अब आपने क्या किया, इसके अंदर
3.7 एम्पीयर का करंट 6 आवर्स के लिए पास करवा दिया। आप सोचिए आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो होगा क्या, कैथोड पे जाके कॉपर डिपॉजिट होगा। अभी कॉपर कितना है, इसके अंदर 1 मोल है ना, 1 मोल कॉपर डिसॉल्व्ड है, ठीक है। अब आपने इतने एम्पीयर की करंट इतने टाइम के लिए पास करवा दी, तो आप ये देखें इतने एम्पीयर की करंट इतने टाइम के लिए पास करते हैं तो कॉपर के कितने मोल जाके डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर कॉपर के कितने मोल जाके डिपॉजिट हो गए। फेराडे फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया, W इक्वल टू E अपॉन 96,500 I इंटू T, ठीक है। कॉपर का यहाँ से अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट हम लिख देते हैं 63.5 अपॉन 2, ये लीजिए 96,500 I इंटू T। करंट कितना पास कर रहे हैं हम 3.7 एम्पीयर, और वो भी कितने टाइम के लिए, टाइम हमारे पास 6 आवर्स को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया। ये लीजिए इतने ग्राम हमारे पास कॉपर आ गया। आपको तो ये तो मास आया ना, आपको मोल बनाने हैं तो मोल में कन्वर्ट करें। 63.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3600 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 96,500। ये तो मास है ना, मोल बनाना है तो मोल के लिए एटॉमिक मास 63.57, इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास में ये कॉपर के मोल आ जाएंगे, ठीक है। इसको सोल्व करके देखें, इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया है, 00 ये हो गया आपका 00, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। अब इक्वेशन करके देख लेते हैं। पॉइंट 4 मोल आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 0.4 मोल, ठीक है। समझना क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने आपके पास इनिशियल में मोल कितने थे कॉपर के, तो इनिशियल में 1 मोल था, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो उसमें से 0.4 मोल तो निकल के जाके उस पे जाके डिपॉजिट हो गए। इसका मतलब आपने 1 मोल कॉपर लिया और 0.4 मोल उसमें से निकल के चला गया, तो सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल कॉपर के बचे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, रिमेनिंग लेफ्ट रिमेनिंग मोल्स ऑफ कॉपर इन सॉल्यूशन, कितने मोल बचे, 1 लिया 0.4 मोल चला गया, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर अब हमारे पास में 0.6 मोल बचा, ये 0.6 मोल बचा। इसका मतलब अब हमसे क्या बोला कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद उसका मोलरिटी कितना होगा, तो मोलरिटी अगर निकालना हो तो मोलरिटी ये लीजिए, ये तो पूछ रहा है ना आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर सल्फेट का मोलरिटी क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे उसके मोलरिटी, तो यार मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मोल तो कितने बच रहे हैं 0.6 बच रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो कॉपर के मोल है, तो यार जो मोल कॉपर के होंगे वे कॉपर आयन के होंगे, जो कॉपर आयन के होंगे वे तो कॉपर सल्फेट के होंगे ना, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो कॉपर सल्फेट के उतने मोल होंगे, तो कॉपर सल्फेट का मोल कितना आ गया 0.6 वॉल्यूम। हम ये मान के चलते हैं हम ये मान के चलते हैं कि हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं ना तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज होता है नेग्लिजिबल, या मान के चले वॉल्यूम में चेंज होता ही नहीं है, तो वॉल्यूम हमने कितना लिया था 0.5, तो ये मान के चलेंगे अभी भी 0.5 रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक मैं छोटा सा चेंज करता हूं, मैंने इसमें एक क्वेश्चन और बना दिया, समझना, मैंने आपसे बोला इफ इन अबो क्वेश्चन कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, then
is the molarity of solution after electrolysis। मतलब वो जो क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने अपडेट कर दिया, और अपडेट करके मैंने आपसे क्या बोला कि जो सॉल्यूशन था इसके अंदर, ये जो सॉल्यूशन है अगर हम इसके अंदर कॉपर के इलेक्ट्रोड काम में ले लें, कॉपर के इलेक्ट्रोड काम में ले लें, तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस उसका मोलिटी कितना होगा। तो यार आपको मैंने केस बताया था ना कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड भी कॉपर का ही है, याद है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोड भी कॉपर के है, तो उसमें होता क्या था, एनोड से कॉपर रिलीज हुआ था, कैथोड में कॉपर जाके डिपॉजिट हुआ और कंसंट्रेशन उसकी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होने का मतलब पहले भी 2m था और अब भी 2m ही रहेगा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करते क्या है, जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, तो ये जैसे क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना आपका, मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, और बस यहाँ एक लाइन लिख देंगे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, और आपका ध्यान उस पे जाएगा नहीं, और आप इसको सोल्व करके इसका आंसर 1.2 निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं ना। इलेक्ट्रोड भी अगर कॉपर का है, सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का है, तो कंसंट्रेशन चेंज होगी नहीं ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो फिर कैलकुलेशन करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। Calculate the time required to coat a metal surface calculate the time required to coat the metal surface of 80 centimeter square area, 80 centimeter square area with 5 into 10 to power minus 3 centimeter thick layer of सिल्वर, और हमको क्वेश्चन में सिल्वर का डेंसिटी दे रखा है सिल्वर का डेंसिटी है 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। क्वेश्चन आप वापस पढ़ लीजिए। Calculate the time required to coat a metal surface of 80 centimeter square area with 5 into 10 to power minus 3 centimeter thick layer of silver by passing electric current of 3 ampere through aqueous HNO3 सॉल्यूशन। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहना जा रहा है, हमसे बोला एक मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, ये लीजिए मेटल सरफेस आपको दे दिया। ये मेटल सरफेस का एरिया दे रहा है, और एरिया भी गिवन है, और इसके साथ में इसका इतनी थिकनेस की कोटिंग करनी है। तो यार इसने एरिया दे दिया, इसकी थिकनेस दे रखी है, तो एरिया को अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो हम ये निकालेंगे, ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में जो सिल्वर जाके डिपॉजिट होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम निकल गया। उसके बाद डेंसिटी इक्वल टू होता है यार मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लिया ना आपने, तो फिर वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डेंसिटी से, तो आपके पास मास भी तो हो जाएगा ना। तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड ऑन मेटल सरफेस। वो जो मेटल सरफेस है उस मेटल सरफेस पर कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा उसका मास निकाल लेते हैं। तो उसका मास कैसे निकलेगा भाई, सबसे पहले तो एरिया कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया थिकनेस से 5 into 10 to power -3 से मल्टीप्लाई किया, ये तो वॉल्यूम बन गया।
वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया डेंसिटी से 1.05, तो ये मास आ जाएगा हमारे पास में ग्राम में, ये ग्राम मास आ जाएगा, इतना मास डिपॉजिट होना है। ठीक है जी। अब आप मास डिपॉजिट करवाना है, करंट कितनी पास कर रहे हो 3 एम्पीयर, आपसे टाइम पूछा जा रहा है, आपने फेराडे अप्लाई कर दिया, W इक्वल टू होता है ना E अपॉन 96,500 I इंटू T, W की जगह अमाउंट रख देते हैं, वो हमको गिवन है 80 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 105 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 108 अपॉन 96,500 I इंटू T, I 3 एम्पियर और टाइम हमको निकालना। ये तो क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट को हटाएं तो ये हमने 100 लिख दिया है। ठीक है, इसके 100 से इसका 100 कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इसको सोल्व करें, इसको सोल्व किया तो ये बनेगा 400, ये बनता है 400 इंटू 10 टू पावर -3, 400 इंटू 10 टू पावर -3, तो 0.4 बन गया था। टाइम पूछा जा रहा ना आपसे, तो देखिए इसको हम देखें ना, तो ये तो कितना बन गया आपका, ये तो बना 400 10 टू पावर -3 का होना, 1000 से डिवाइड किया तो 0.4 आ गया। 0.4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 0.4 को मल्टीप्लाई किया हमने 105 से, अगर 0.4 की जगह 4 होता तो ये बनता आपका 420, या आप ऐसे लिख सकते हैं 0.4 इंटू 105 मल्टीप्लाइड बाई 965 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 3, कितने सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, इसका जो आंसर है वो अप्रोक्स 125 सेकेंड इसका आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर आता है अप्रोक्स 125 सेकेंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है। एक क्वेश्चन और लिया हमने, हाउ मेनी फेराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग चेंजेस। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन लिखा ना, ये क्वेश्चन अपन रेडॉक्स से भी बना देते हैं, ये रेडॉक्स का क्वेश्चन है, फिर भी हम समझ लेते हैं। फॉलोइंग चेंजेस क्या दे रखे हैं, इसमें मैंने 6 क्वेश्चन लिख दिए। फर्स्ट दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2O2, सेकंड दे रखा ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3, थर्ड रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम +3 2 एल्यूमिनियम, फोर्थ गिवन है रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn+2, फिफ्थ गिवन है रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 -2 2 क्रोमियम +3, सिक्स हमारे पास है रिडक्शन ऑफ 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ करंट एफिशिएंसी इज 50%। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके मैं सोल्व करता हूं। सबसे पहले बना देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2O2। ठीक है, इनको सोल्व करते हुए चलते हैं। ये सॉल्यूशन फर्स्ट का बना रहे हैं, हमसे क्या बोला गया, H2O है, इस H2O को किस में चेंज करना है, O2 में चेंज करना है। ये लीजिए H2O को O2 में चेंज करना है। आप एक काम करें, बेसिस को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, वैसे रेडॉक्स को बैलेंस करने का तरीका आपको आता ही होगा। सबसे पहले बैलेंस करने का तरीका, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले सेंटर एटम। रेडॉक्स को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप सेंटर एटम को बैलेंस करते हैं। ये सेंटर एटम को बैलेंस किया, सेंटर एटम, चलिए सेंटर एटम कौन है, ऑक्सीजन है। पहले सेंटर एटम के बाद किसको बैलेंस करते हैं, आप ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन के बाद आप बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम, और फोर्थ नंबर पर बैलेंस करते हैं चार्ज को। लीजिए ये 4 पॉइंट है। सबसे पहले सेंटर एटम को बैलेंस करना है। सेंटर एटम को बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट की हेल्प लेते हैं। जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सेंटर एटम को बैलेंस करेंगे। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिधर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो उधर उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। थर्ड नंबर पे बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है उधर उतना ही H+ ऐड करने। और फोर्थ नंबर पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाते हैं। चलिए इसको बैलेंस करें। सेंटर एटम कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस करें। इधर 2 है इधर 1, तो 2 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4H+N, ये 4H+N आ गया। चार्ज को बैलेंस करें, इधर चार्ज कितना 0,
इधर चार्ज कितना +4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आते, ये चार्ज भी बैलेंस हो गया। इसको देख के क्या पता लग रहा है, 2 मोल वाटर है, 2 मोल वाटर के 2 रहा ना, 2 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन के लिए चार्ज कितना लगा 4 फेराडे। क्वेश्चन में क्या पूछा, 1 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन करवाना है तो 1 मोल के लिए चार्ज लगेगा 2 फेराडे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 2 फेराडे। लीजिए फर्स्ट हो गया 2 फेराडे। ठीक है, इसी टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक, सेकंड क्या बोला, सेकंड दे रखा है FeO है, ये FeO, इस FeO को किस में चेंज कर रहे हैं, FeO को चेंज किया हमने Fe2O3 के अंदर, ये लीजिए बैलेंस करें। सेकेंड एटम उधर आयरन कितना 2, इधर 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर आयरन बैलेंस हो गया। सेकंड नंबर ऑक्सीजन कितना हुआ, उधर 3, इधर कितना 2, एक H2 का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना भैया इधर 2, तो यहाँ लिखा जाएगा 2H+, ये 2H+ आ गया। चार्ज, इधर चार्ज कितना 0, इधर +2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, तो ये चार्ज भी बैलेंस हो गया। इसको देख के पता लग रहा है 2 मोल FeO है, 2 मोल FeO को ऑक्सीडाइज करने के लिए चार्ज लगा हमारा 2 फेराडे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा 1 मोल FeO के लिए चार्ज कितना लगेगा, तो 1 मोल के लिए तो 1 फेराडे लगेगा ना, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर देंगे 1 फेराडे। आप 1 फेराडे बोल दीजिए, या आप चाहो तो इसको बोल सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या आप ये भी बोल सकते हैं 96,500 कूलम, ये सब 1 फेराडे ही होते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम +3 2 एल्यूमिनियम, ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन हमने ले लिया। थर्ड 1 मोल एल्यूमिनियम +3 है, ये एल्यूमिनियम +3, इसका 1 मोल हमने चेंज किया एल्यूमिनियम के अंदर, आप तो बैलेंस कर दो, ये +3 इलेक्ट्रॉन, तो दिख रहा है ना, इसके 1 मोल एल्यूमिनियम +3 को रिड्यूस करने के लिए चार्ज लगेगा 3 फेराडे। फर्स्ट थर्ड का आंसर है 3 फेराडे चार्ज, ये 3 फेराडे है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है 1 मोल MnO4 -2Mn+2, फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ MnO4 माइनस है, इस MnO4 माइनस को हमने किस में चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया Mn+2 के अंदर। बैलेंस का सेंटर एटम मैनेज बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर कितना है 4, तो यहाँ पर हमने 4H2 ले लिया, ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना होता है 8, यहाँ लिखा जाएगा 8H+, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लास्ट में बैलेंस करेंगे चार्ज, इधर चार्ज कितना हो गया +2, देखिए इधर राइट हैंड साइड में चार्ज कितना है +2, लेफ्ट हैंड साइड में +8 और -1 क्या लिखा जाएगा +7। देखो इधर +7 हुआ, उधर +2 हुआ, इसका मतलब अगर हम इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो क्या होगा +7 और -5 क्या बनेगा +2 और +2 हो गया ना बैलेंस, ये बैलेंस हो जाएगा। इसको देख के पता लग रहा है 1 मोल MnO4 माइनस है, इसके लिए चार्ज लगा हमारा 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फेराडे। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा 5 फेराडे, इसका आंसर 5 फेराडे है। ठीक है, फिफ्थ लेते हैं। Cr2O7 -2 है, इसको हमने चेंज किया क्रोमियम +3 के अंदर, ये लीजिए क्रोमियम +3 बैलेंस करें। सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस किया, तो ये लीजिए क्रोमियम बैलेंस हो गया। उसका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया। हाइड्रोजन 14, यहाँ लिखा जाएगा ये 14H+ आ गया, यहाँ तक बैलेंस हो गया। चार्ज, इधर चार्ज कितना आ रहा है, ये +6 आ गया, इधर +14 और -2 कितना आ जाएगा +12 +6, इसका मतलब इधर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए, तुम बोल सकते ना 1 मोल Cr2O7 -2 के लिए लगेगा चार्ज हमारा 6 फेराडे, ये 6 फेराडे चार्ज लगेगा। इसका आंसर है 6 फेराडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन है। ये नाइट्रोबेंजीन आपका होगा C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, इसको चेंज कर रहा है एनिलीन के अंदर, C6H5NH2 एनिलीन में चेंज कर दिया है। सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर देते हैं। देखिए अब कार्बन हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखें पहले तो, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 और इधर कितना 0, तो यहाँ पर 2H2 लिया जाएगा, 2H2 आ गया। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन कितना हुआ 2 2 जा 4, 4 और 2 4 और 2 6, 6 और 5 11 और इधर कितना 5, इसका मतलब इधर आ जाएगा 6H+ आ गया। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये आ जाएगा फिर 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बोलते हैं कि 1 मोल जो नाइट्रोबेंजीन है उसके लिए चार्ज लगेगा 6 फेराडे। 1 मोल नाइट्रोबेंजीन के लिए चार्ज कितना लगेगा 6 फेराडे। पर क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि नाइट्रोबेंजीन कितना है, मोल ऑफ NB का मतलब नाइट्रोबेंजीन 12.3 ग्राम बोला ना इसने,
नाइट्रोबेंजीन का मोलिकुलर मास होता है 123, इसका मतलब इसका मोल आता है 0.1। इसका मतलब एक तरह से हमने नाइट्रोबेंजीन का तो मोल 0.1 लिया, तो हमने बोला अगर नाइट्रोबेंजीन का 1 मोल होगा तो 1 मोल के लिए लगेगा 6 फेराडे, अगर 0.1 मोल नाइट्रोबेंजीन है इसके लिए लगेगा 0.6 फेराडे। ये लीजिए तो 0.6 फेराडे आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तब ने बोला कि 0.1 मोल या 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करने के लिए हमको 0.6 फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला समझना। क्वेश्चन में एक लाइन लिखा हो, इफ करंट एफिशिएंसी इज 50%, तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए जो लास्ट लाइन है करंट एफिशिएंसी 50%, इस लाइन का मतलब क्या होगा। इस लाइन का मतलब ये होता है करंट एफिशिएंसी 50% का मतलब जैसे मान लो आप रिसीविंग एंड है, ऐसा समझिए ये रिसीविंग एंड है, मतलब यहाँ पे चार्ज रिसीव कर रहे हैं और यहाँ से चार्ज डिलीवर किया जा रहा है, तो यहाँ से चार्ज डिलीवर करेंगे या रिसीव करेंगे तो बीच में लॉसेस तो होंगे ना। इसमें क्या बोला करंट एफिशिएंसी 50% है, 50% का मतलब यहाँ से चार्ज हम डिलीवर करेंगे तो जो चार्ज डिलीवर किया उसका 50% तो लॉस हो जाएगा, आपको केवल उसका 50% मिलेगा। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से अगर 6 फेराडे चार्ज अगर डिलीवर करेंगे इस एंड पे 3 फेराडे मिलेगा, अगर यहाँ से 12 फेराडे चार्ज डिलीवर करेंगे तो आपको 6 फेराडे मिलेगा। अब आपको कितने चार्ज की जरूरत है, आपको जरूरत कितने की 0.6 की जरूरत है, तो 0.6 की जरूरत है तो वहां से डिलीवर करने वाला डबल डिलीवर करेगा, यानी 1.2 फेराडे डिलीवर करेगा, तभी तो आपके एंड तक 0.6 फेराडे पहुंच पाएगा ना। तो हम इसको देख के बता सकते हैं ना हमको कितने चार्ज की जरूरत होगी। करंट एफिशिएंसी 50% है ना, एफिशिएंसी 50% है तो रिक्वायरमेंट जैसे डबल हो जाएगी, 0.6 का डबल किया आंसर देंगे 1.2 फेराडे, हमको 1.2 फेराडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप से इन क्वेश्चन को, ये बेसिकली एक तरह से फेराडे के भी क्वेश्चन बोल सकते हैं और इनको अपन रेडॉक्स के भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये रेडॉक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है जी।